जय हो। विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र और वहाँ पर हमको चर्चा करनी थी सोपानों की। सोपान अर्थात सीढ़ी। 54वां अध्याय इसका सर्वविध सोपान लक्षणाध्याय। सर्वप्रथम यहाँ पर परिभाषा बताई कि सोपान है क्या। भौमाद्यारोहणार्थम यत् कल्पनम दृढ़ संधिकम सोपानमिति तत्प्राहुर्मुनयः शास्त्रपारगाः। तो इस वास्तुशास्त्र के वेत्ता जो इसको पार कर चुके हैं, जो इसके विद्वान हैं, उन लोगों के अनुसार सोपान क्या है। भौमाद्यारोहणार्थम, भूमि आदि पर आरोहण के लिए। अभी भूमि क्या, तो वास्तुशास्त्र में भूमि शब्द तल के अर्थ में आता है कि द्वितल भवन तो द्विभूमि, त्रितल भवन तो त्रिभूमि, तो 3 मंजिला 2 मंजिला, ऐसे जो हम बात करते हैं तो वो एक भूमि द्विभूमि त्रिभूमि इस प्रकार यहाँ चर्चा होती है। तो भौमाद्यारोहणम हम मंजिल पर चढ़ने के लिए, अगली अगली मंजिल पर जाने के लिए जो प्रयोग करते हैं। तो जो यत कल्पनम, जो कल्पना की गई है, जो डिजाइन की गई है, कैसी डिजाइन, बोले दृढ़ संधिकम, दृढ़ संधि वाली। कोई सीढ़ी ऐसी कमज़ोर नहीं होती, कमज़ोर सीढ़ी पे कौन चढ़ेगा भाई, गिर जाएंगे। तो दृढ़ संधि वाली जो एक आरोहण के लिए जो कल्पना की गई है, जो डिजाइन बनाई गई है, सोपानम इति तत्प्राहु, उसको सोपान कहा जाता है। शिलादारविष्टिकृतं लोहपट्टादिभूषितं स्थापयित स्थपति श्रेष्ठा स्थलमान स्वरूपविद। जो स्थपति, जो वास्तुविद स्थल और मान के स्वरूप को जानने वाले हैं, वो शिला की, पत्थर की, या दारू अर्थात लकड़ी की, या इष्टिका ईंट की, या लोह पट्टादिभूषितम, लोह आदि धातुओं की भी सीढ़ियाँ बना सकते हैं। यहाँ स्थल और मान दोनों के स्वरूप की बात आ रही है कि भाई वो स्थल कैसा है, वहाँ मांग क्या है। अगर हम किसी तहखाने में जा रहे हैं और वहाँ पत्थर की बड़ी बड़ी अगर हम सीढ़ियाँ बनाते हैं तो वो खुद ही स्थान घेर लेंगी। वहाँ हम नसेनी का प्रयोग अगर निस्श्रेणी का करते हैं वो अधिक उचित है। कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ कई लोगों को एक साथ ऊपर चढ़ना है, तो वहाँ पाषाण की बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं। जगह कम है, गोलाई में हमको जाना है, वहाँ लोहे की बनी हुई, आजकल स्टील की बनी हुई सीढ़ियों का प्रयोग हो रहा है। तो स्थल को और उसके मान को, कि भाई वो पहली बात तो स्थल कैसा है, वहाँ की भौतिक परिस्थिति, वहाँ का पर्यावरण वो किस प्रकार का है, और दूसरी बात वहाँ का मान कितना क्या है भाई, और स्वरूप कैसा है, आपने डिज़ाइन क्या की कर रखी है वहाँ पर। आप अगर पूरा का पूरा घर काष्ठ का बनाते हैं, लकड़ी का घर बनाते हैं, और उसमें आप सोपान लगा दें प्रस्तर के, पत्थर के, तो अच्छा नहीं लगेगा। तो इसलिए इन सबको जान करके चलें। दैवे शिलामयम शस्त्रम मानवे अन्यत प्रकल्पने। अब विश्वकर्मा कहते हैं कि भाई दैवे, देवताओं के जो मंदिर हैं, देवालय हैं, वहाँ पर शिलाओं की के सोपान बनाना उचित है, और मानवों के घर में अन्य प्रकार के सोपान बनाए जा सकते हैं। भाई राजा इत्यादि, उनके यहाँ राजप्रासाद में हम सोपान देखते हैं उस प्रकार के प्रस्तर के बने हुए, लेकिन साधारण मनुष्यों के यहाँ धातुओं के भी मिलेंगे, काष्ठ के भी मिलेंगे। हम अधिकांशतः ईंट का प्रयोग करते हैं। ईंट के ऊपर केवल ऊपर की तरफ में हम पट्टी बिछा लेते हैं, प्राचीन जो थी, और आजकल हम सब सीमेंट का प्रयोग कर रहे हैं, सीसी का प्रयोग करके, उसके ऊपर फिर टाइल्स का प्रयोग करके। तो जैसी व्यवस्था जिस काल में रही है उस प्रकार से वो लोग व्यवस्था करते रहे। अब इसका प्रमाण क्या होगा, तो कहते हैं द्वादशांगुलकम वापि षोडशांगुलकम क्वचित सार्धहस्त प्रमाणम तदौन्नत्यम समुदीरितम। इसकी उन्नति, इसकी ऊंचाई हर स्टेप की कितनी हो सकती है। द्वादशांगुलकम 12 अंगुल, ये 4 अंगुल है, इसका 3 गुना 12 अंगुल हो गया, इसका 4 गुना 16 अंगुल हो गया, तो 12 अंगुल 1 वितस्त। तो 1 बित्ता एक स्टेप की ऊंचाई होना, या इससे थोड़ा 1 बित्ता से और बढ़ा, तो स्वाभाविक है कि इतनी ही सुखदायक सीढ़ियाँ इतनी ही ऊंची कही गई हैं। इससे ज़्यादा ऊंची अगर होती हैं तो चढ़ने में बड़ी दिक्कत होती है। सार्धहस्त प्रमाणम, लेकिन कहीं कहीं सार्धहस्त 1.5 हाथ भी सीढ़ी का
औच्य हो सकता है। अब वो कैसे हो सकता है? आप नसैनी देखिए ना, नसैनी के दो पायदान के बीच में लगभग जो है 1.5 हाथ अर्थात 2 फीट के आसपास वो बन रहा होगा, तो उतना अंतर बिल्कुल बाकायदा देखने में आता है। इसके अलावा जो कहीं कहीं जो कुएं में चढ़ने उतरने के लिए जो सीढ़ियाँ प्रयोग की जाती हैं, वहाँ भी स्थान की कमी होती है, इसलिए नसैनी की तरह वहाँ भी काफ़ी ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ काफ़ी अंतर से दी जाती हैं ताकि कम स्टेप्स में ही व्यक्ति ऊपर या नीचे आ जा सके। द्विहस्तं वा त्रिहस्तं वा क्वचित तदधिकं तु वा तदंगणम मिथोबद्धम प्रांतकीलाधिघट्टितम्। इसका आंगन जो होगा वो कैसा होगा? आंगन अर्थात यहाँ जो इन्होंने अर्थ लिया है कि जो चौड़ाई होगी एक सीढ़ी की वो कितनी होनी चाहिए, तो द्विहस्तम 2 हाथ, 1.5 फीट का 1 हाथ हम लोग मानते हैं, तो 3 फीट, भाई इतनी चौड़ाई तो सीढ़ी की होनी ही चाहिए। त्रिहस्तम वा 4.5 फीट हो सकती है, क्वचित तदधिकम तो कहीं कहीं इससे भी अधिक ले लेते हैं। भाई अगर हम कोई चौड़ी जगह की सीढ़ी बना रहे हैं, हमने बड़ा द्वार कहीं लिया हुआ है और उसके अनुपात में हम बना रहे हैं, हमारी जो एंट्रेंस की सीढ़ियां हैं तो वो सोपान काफ़ी लंबाई उनकी बड़ी हुई हो सकती है, चौड़ाई बड़ी हुई हो सकती है। तदंगणम मिथोबद्धम प्रांतकीलाधिघट्टितम प्रांत श्रृंखलिकायुक्तम दारुपट्टयुतम क्वचित। इनका जो आंगन है वो मिथोबद्धम, दोनों ओर वो बद्ध होगा, बंधा होगा, किससे? प्रांतकीलाधिघट्टितम, भाई दोनों ओर कोई कील इत्यादि वो बाकायदा उसमें लगी हों। ये कील का अर्थ यहाँ पर जो अगली पंक्ति जो है, प्रांत श्रृंखलिका युक्तम, प्रांत में श्रृंखलाएँ जंजीरें लगी हों, भाई व्यक्ति इधर उधर गिरे नहीं, उसकी सीमा बताने के लिए कोई कील टाइप का प्रयोग वहाँ पर कर देना या श्रृंखलाएँ जंजीरें लगा देना। दारुपट्टा युतम क्वचित, और कहीं कहीं लकड़ी के पटरे दोनों ओर लगा दिए जाते हैं। तो यहाँ बात हो रही है जो हम साइड में एक बाउंड्री सी बनाते हैं सीढ़ियों के, ताकि एक हमें सहारा सा मिले, सहारा ना भी हो तो ध्यान रहे कि हम सीढ़ी से बाहर तो नहीं जा रहे कहीं, तो एक जो उसकी मर्यादा बताने के लिए लगाते हैं, उसकी बात यहाँ इन्होंने की। अब चर्चा आती है भूलंबम भित्ति युक्तम वा क्वचित सुशिरभागपि दारुपट्टात् दार्ढ्यं वा मिथा कीलादिघट्टितम्। भूलंब शब्द का प्रयोग यहाँ आया है, भूलंब भूमि पर लंबित, तो ये 2 प्रकार से इसका अर्थ देखने में आ सकता है। भूलंबम भित्ति युक्तम वा क्वचित सुशिरभागपि दारुपट्टात् दार्ढ्यं वा मिथा कीलादिघट्टितम्। वो जो भूलंब है आपका, भूमि पर लंबित जो भाग है वो भित्ति युक्त हो सकता है, या सुशिर भाग अपनी, सुशिर जो है खोखला भी वो हो सकता है। और दारुपट्टात् दार्ढ्यं वा, दारुपट्ट से, लकड़ी की पटरे से उसको दृढ़ किया जा सकता है, मिथा दोनों ओर, कीलाधिघट्टितम कील इत्यादि से ठोक पीट करके। अब यहाँ जो भूलंब की चर्चा हो रही है, भूमि पर लंबित, तो एक तो जो हमारी सीढ़ियाँ, इस प्रकार से हम सीढ़ियाँ चढ़ते हुए जाते हैं, तो सीढ़ी का जो साइड पोर्शन जो सीधा भूमि पर लंबित है वो आपको सभित्ति बिल्कुल दीवार नुमा दिखाई देगा साइड से देखने पर। जो सीधी सीधी सीढ़ियाँ जाती हैं उन्हीं की चर्चा हम यहाँ पर कर रहे हैं। पूरी ठोस वो सीढ़ी बनी हुई है। और दूसरा सुशिर भूलंब। सुशिर भूलंब किस रूप में कि भाई हम कई बार सीढ़ियों को चढ़ते हुए देखते हैं, जब हम ऊपर के भाग पर पहुँचते हैं तो ये नीचे के हिस्से को हम स्टोर के रूप में प्रयोग कर लेते हैं। खोखला इसको रख के यहाँ पर हम कुछ भी रजाई गद्दे रखना या कोई और सामान रखना, इस प्रकार से लोग प्रयोग करते हैं। तो जो शिशिर भूलंब। दूसरा एक और अर्थ इसमें भूलंब वाला जो समझ में आता है कि जो लकड़ी के पटरे से बनी हुई सीढ़ियाँ रहती हैं वो कुछ इस प्रकार की रहती हैं, जिनमें दोनों ओर 2 पटरे हैं और उनके भीतर आड़ी पट्टियाँ ठुकी हुई हैं। तो ये जो इसका भूलंब है, हर सीढ़ी का नीचे की ओर लंबित तो जो भाग है हर स्टेप का, वो यहाँ सुशिर है। भाई कुछ तो आपकी जो है बिल्कुल ठोस दिखाई देती हैं, कुछ सीढ़ी तो सीधे सीधे इस प्रकार से चलेंगी।
कुछ तो सीधे सीधे चल रही हैं, तो बाकायदा हम चढ़ते उतरते जा रहे हैं। लेकिन इसमें ये भाग आप देखिए, यहाँ पर सुशिर है, खोखला है, तो इसकी चर्चा इन्होंने यहाँ पर की है। आगे कह रहे हैं, द्वारोपद्वार युक्तम व मध्य विश्रांतिक स्थलम सोपान कल्पनम प्रायः यथामानम यथाबलम। ये आपके सोपान की कल्पना यथामान यथाबल, जैसी मान की आवश्यकता है, जैसा वहाँ पर हमारा सामर्थ्य उस प्रकार से करना चाहिए। तो वो कैसे किया जा सकता है? द्वारोपद्वार युक्तम, द्वार और उपद्वार से युक्त। कई बार तो सीढ़ियाँ बिल्कुल सादी होती हैं, कोई दरवाज़ा बनाने की वहाँ आवश्यकता नहीं होती, लेकिन कई बार हम अलंकरण के लिए भी करते हैं और कई बार आवश्यक भी होता है, तो हम द्वार और उपद्वार, भाई अगर यहाँ पूरी तरह से ये सीढ़ियाँ कवर्ड हैं तो इसको हम द्वार के रूप में देखेंगे, लेकिन केवल डिजाइन के लिए अगर यहाँ प्रयोग कर रहे हैं तो ये उपद्वार की तरह हमें इसको लेना चाहिए। और दूसरा कहा मध्य विश्रांति का स्थल, मध्य में विश्रांति स्थलों का होना। ये जो बीच में आप अगर थक जाते हैं तो 4-5 सीढ़ियों के बाद एक फिर लंबी स्टेप दी जाती है, उसको विश्रांति स्थल कह रहे हैं। तो ऐसे एक मध्य विश्रांति स्थल ये हो गया, एक मध्य विश्रांति स्थल यह हो गया। और दूसरा, इस तरह की जब चलती हैं सीढ़ियाँ, इनमें भी जो एल शेप में या सी शेप में मुड़ करके ऊपर पहुंचती हैं, उन सीढ़ियों में भी यहाँ तो डिजाइन के कारण आता ही आता है, इसलिए वो यथामानम शब्द का प्रयोग यहाँ देखने में आया हुआ है। आगे कहते हैं, मध्ये व पार्श्वयो प्रायः पद्मचित्रादि कल्पनम दीपाट्टालक युक्तम व वितानादि विभूषितम। ये जो है मध्य में अथवा पार्श्व में पद्मचित्रादि कल्पनम, आपको इस तरह से अलंकरण देखने में आ जाएगा। पार्श्व भाग में, साइडों में आपको पद्म चित्र आदि, कहीं कमल बने हुए या कोई और चित्र बने हुए दिखाई दे जाएंगे, या फिर मध्य में यहाँ इस प्रकार सीढ़ियों पर आपको चित्र बने हुए, अलंकरण बने हुए दिखाई दे जाएंगे। और दीपाट्टालक, ये ऐसे स्टैंड, दीपक स्टैंड बड़े बड़े वहाँ खड़े कर दिए हैं जिन पर दीपक हम रख के और प्रकाश कर सकते हैं, क्योंकि उस समय में कोई इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था थी नहीं, तो जगह जगह दीपक रखना और ऊंचाई पे दीपक रखना, ताकि सभी जगह पर्याप्त रोशनी सारी सीढ़ियों पर जाए, रात में भी आप उन पर आसानी से चढ़ना उतरना कर सकें। और फिर कहा वितान आदि विभूषितम, और कहीं कहीं इसको वितान से, चंदोवे से भी सुरक्षित किया जाता था। तो वही ये खुला हुआ है, अब यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर हम वितान बना दें, किस प्रकार बना दें, ये एक झीनी सी चांदनी हमने इसके ऊपर लगा दी है, एक टेंट तान दिया है, एक चंदोबा बना दिया, यही है वितान। अब आगे कहते हैं, करलंब समोपेदम लोहपट्टा वृतम क्वचित श्लक्षणितम टंकवेशेन क्वचित वर्णादिभूषितम। करलंब, हाथ जिस पर लंबित हो, तो ऐसे हमने साइड में ये आपके जो है हत्था लगा लिया है चढ़ने के लिए, एक सपोर्टिंग बाल लगा ली है। वो जंजीर हो सकती है, लोहे का पटरा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है जिस पर हम हाथ रखकर चल रहे हैं। लोह पट्टाधिभूषितम कहा ना इन्होंने। और श्लक्षणितम टंकवेशेन, उसको टंकित करके आप सीढ़ी को श्लक्षण भी बना सकते हैं। अब श्लक्षण कैसे? श्लक्षण शब्द का अर्थ हम दो प्रकार से देखते हैं। एक तो उसमें चिकनापन ला देना या उसको सजा देना, तो भाई टांकी से छील करके, तक्षण करके, या तो हम इसकी कई जगह आप देखेंगे नोक बाहर से मिटा दी जाती है, एक थोड़ी सी गोलाई वहाँ पर ली जाती है। आजकल की सीढ़ियों में भी ऊपर से यदि कुछ पटरा होगा, ये इस प्रकार से यदि ऊपर से पट्टी रखी हुई है तो भी हम उसकी नोक थोड़ी गोलाई में ला करें, ताकि कभी हम गिरें करें कुछ हो तो एकदम से चोट अधिक न लगे। तो एक तो श्लक्षण का अर्थ यह हो सकता है, और दूसरा हम इसको कितना अलंकृत कर सकते हैं, ये सब डिजाइन चित्र से बनाए वो भी हो सकता है, अथवा हम इसको बहुत अच्छे से टाँकी से कुरेद करके, तक्षण करके इस पे एक अलंकार बना सकते हैं। डिजाइन तरह तरह की हम इस पर उकेर सकते हैं सीढ़ियों पर। और दूसरा इन्होंने कहा कि क्वचित वर्णाधिभूषितम, कहीं कहीं वर्ण का प्रयोग, रंग का प्रयोग भी करते हैं हम, चित्रकारी भी सीढ़ियों पर कर देते हैं, जिससे वो सीढ़ियाँ आपकी बहुत सुंदर लगने लगती हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, पादशाठी युतम प्रायो नात्युन्नत तलक्रियम समम तिर्यक कृतम वक्रम वर्तुलाकार वत क्वचित।
ये कुछ आकृतियों को लेकर के बात करेंगे। उससे पहले पाद शाटिका का उल्लेख आया। शाटी या शाटिका हम साड़ी अथवा कोई भी वस्त्र को कहते हैं। तो पैरों में जो वस्त्र बिछाया जाए, तो आपको ये रेड कारपेट का प्रयोग, लाल गलीचे का प्रयोग राजे रजवाड़ों की सीढ़ियों पर, आपको राज सिंहासन के नीचे जो सीढ़ियाँ हैं वहाँ पर दिखाई दे जाएगा। और नात्युन्नत, ये नात बहुत ज़्यादा उन्नत, बहुत ज़्यादा ऊंची ऐसी सीढ़ियाँ नहीं बनाई जा सकती, क्योंकि जब कपड़ा बिछा हुआ है, कारपेट बिछा हुआ है, तो उसमें आप अगर ऊंची सीढ़ियों का प्रयोग करेंगे तो वहाँ फिसलने का भय अधिक होगा। और वैसे भी ये बहुत अधिक सीढ़ियों पर कारपेट वाला प्रयोग नहीं होता है। ये सिंहासन इत्यादि में जहाँ 4-5 सीढ़ी में काम हो जाता हो, उन जगहों पर उसको प्रयोग करते हैं। इसके बाद ये आकृतियों को लेकर 4 प्रकार की आकृति। सबसे पहले सम, जो सीधी सीधी सीढ़ियाँ चली गई वो सम कहला रही हैं। उसके बाद तिर्यककृत, जो पहले सीधी जा कर के और फिर ये तिर्यक तिरछी हुई हैं, तो जो एल शेप में या सी शेप में जो चढ़ाई होगी वो तिर्यककृत सीढ़ियाँ कहलाएंगी। फिर आ रही हैं वक्र सीढ़ियाँ, जो थोड़ा घूमते हुए, लहरा लेते हुए जाएंगी। और ये सीढ़ियाँ आपको देखने में आएंगी गिरि दुर्गों में, पहाड़ी दुर्गों में। भाई पहाड़ पर जैसा हमको मार्ग मिलेगा उसी आधार पर हम उन पर सीढ़ियाँ बनाएंगे। पहाड़ी पगडंडियों पर ही सीढ़ियाँ बनाई जाती हैं, तो वो जैसे जैसा पहाड़ घूमेगा वैसे वैसे हमारी सीढ़ियाँ भी घूमती हुई चली जाएंगी। फिर वर्तुलाकार, ये बिल्कुल गोल घुमावदार सीढ़ी, जैसे कुतुब मीनार के भीतर हम सुनते हैं, अब देखने में तो आजकल भीतर जाने नहीं देते हैं, तो ऐसे जो मीनारों में आपको ये वर्तुलाकार सीढ़ियाँ देखने में मिल जाएंगी। आपको कुआ बावड़ी में भी ऐसी सीढ़ियाँ देखने में मिल जाएंगी। बहुत सी वापियाँ ऐसी हैं, बावड़ियाँ ऐसी हैं जिनके बाहर की तरफ वो घुमावदार सीढ़ियाँ चली जा रही हैं और बीच बीच में एक झरोखा लगा करके व्यवस्था रहती थी जहाँ से आप देख सकते थे। तो ये वर्तुलाकार सीढ़ी है। आजकल ये डिज़ाइन के लिए वर्तुलाकार सीढ़ियों का प्रयोग बहुत देखा जा रहा है। और दुकानों में भी इनका प्रयोग बहुत होता है, जहाँ पर ऊपर की तरफ और गोदाम हो, अब अधिक वहाँ स्पेस होता नहीं है, तो ऐसी गोल सीढ़ियों से वो शीघ्रातिशीघ्र वो लोग ऊपर चढ़ जाते हैं। कम जगह में ये सीढ़ियाँ बन जाती हैं। अंतिम श्लोक में कहते हैं भौमस्थान वसान्नेयम सोपानम मध्य दंडभाग नाति दीर्घांतरतलम नाति नीचम अभी क्वचित स्थपति कल्पयेद युक्त्या सोपानम मुख भद्रभाग। ये जो भौमस्थान वसात, कहीं कहीं भूमि इस प्रकार की होती है कि आपको जो करग्रह है मध्य दंड भाग, वो मध्य दंड वाला लेना होता है। भाई जो मंदिर इत्यादि में आजकल हम देखते हैं जहाँ भीड़ ज़्यादा होती है, तो हम बहुत ज़्यादा चौड़ी चौड़ी सीढ़ियाँ बनाते हैं, तो हम बीच में से सहारा देते हैं ताकि आधे लोग इधर से जा पा रहे हैं, आधे इस तरफ से उतर के आ रहे होंगे, या दोनों ओर से आधे आधे लोग भी चढ़ रहे होंगे, तो एक भीड़ का बंटवारा कि एक तरफ से पुरुष एक तरफ से स्त्रियां जा रही हों, ऐसा कुछ प्रयोग करने के लिए भी हम ये मध्य वाले दंड का प्रयोग करते हैं, बीच में रेलिंग का प्रयोग करते हैं। और कहते हैं नाति दीर्घांतरतलम नाति नीचम अपि क्वचित। ये इनका जो तल है सीढ़ियों का, ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा छोटा होना चाहिए। ज़्यादा छोटी छोटी सीढ़ियाँ भी चढ़ने में अटपटी लगेंगी। 4-4 अंगुल की आप सीढ़ियाँ रख दो केवल, तो बहुत अटपटी लगेंगी। और आप बहुत ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ, खड़ी सीढ़ियाँ भी रख दोगे तो भी दिक्कत आती है। जैसे कि पुराने किलों में कई जगह या पुराने मंदिरों में बहुत खड़ी सीढ़ियाँ मिलती हैं, तो चढ़ने में तो व्यक्ति जैसे तैसे चढ़ जाता है, लेकिन उतरते समय बड़ी समस्या होती है। एकदम वो पैर में दचका सा लगता है और झुकाव लगता है कि अब गिरे तब गिरे, बड़े ही संभल के उतरना पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा बड़ी और बहुत ज़्यादा छोटी सीढ़ियाँ भी नहीं होनी चाहिए। और ये जो सोपान, ये सीढ़ियाँ स्थपति उनकी कल्पना करे, उनकी डिज़ाइन जो करे वो बहुत सोच समझ के युक्ति से करे। और मुख भद्र भाग, मुख भद्र के रूप में इनको बनाया, आगे की ओर भद्राकार संरचना। तो सीढ़ियाँ जहाँ भी समाप्त होती हैं, हम सामान्यतः वहाँ देखते हैं कि एक बड़ी चबूतरी सी आपको दिखाई देती है, एक चबूतरा, वहाँ से वो शुरुआत करते हैं। तो इसको संभवतः यहाँ मुख भद्र कह रहे हैं। अब इससे एक चीज़ और ध्यान आई कि जो मूल रहता है सीढ़ियों का, तो मय मतम में सोपानों के मूल को 4 प्रकार का कहा गया है कि वो चतुरस्र हो सकता है। भाई इसको हम लेकर के इसको पूरा
पूरा का पूरा चौकोर बना दें, या फिर ये आयताकार हो सकता है जैसे अभी पिछले चित्र में था, अथवा एक और प्रयोग यहाँ इसका दिखाई देता है जो ये हम डी की तरह अर्धचंद्राकार, इसका प्रयोग बहुत सी जगह मंदिरों में आपको ऐसे ये प्रयोग देखने में आएंगे कि जहाँ पे सीढ़ियों से पहले एक डी नुमा संरचना देखने में आती है। इसको कहीं कहीं चंद्रशील भी बोला जाता है। मय मतम में ही कुछ और चर्चा उन्होंने की है, वो बताते हैं। मय मतम में सीढ़ियों की जो डिजाइन है उसमें एक त्रिखंड शब्द का प्रयोग आया है। 3 खंडों में बनी हुई सीढ़ियाँ जो सी शेप में ऊपर जाएंगी। एक शंख मंडल शब्द का प्रयोग आया और वो स्वयं समझाते हुए आचार्य वहाँ पर कहते हैं कि मूलादग्रम क्रमक्षीणम प्रथितम शंख मंडलम, मूल से अग्रभाग निरंतर वो क्षीण होते हुए चला जा रहा है। तो जैसे शंख का जो मंडल और छोटा छोटा संकुचित होता चला जाता है, उसी प्रकार ऐसी सीढ़ियाँ जो कि पहले चौड़ी हैं, फिर अगली सीढ़ी उससे सकरी, फिर उससे असकरी, उससे सकरी, तो ऐसे ये अर्धगोल में बनी हुई सीढ़ियाँ ये शंख मंडलाकार कहला रही हैं। वल्ली मंडल, यही वर्तुलाकार जो सीढ़ियाँ हमने देखी थी, इन्हीं को वल्ली मंडल, क्योंकि वो कहते हैं कि जैसे पेड़ पर लता चिपकी रहती है, स्याद वल्ली मंडलम वृक्षारोहि वल्ली समक्रियम। तो जैसे बेल पेड़ पर एक राउंड ले लेकर जाती है, उसी प्रकार ये वल्ली नुमा सीढ़ियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। एक शब्द आया अर्ध गोमूत्र, तो ये जिगजैग जैसी संरचना, इसको ज्योतिष में इस प्रकार का जिगजैग जब गणित करते हैं उसको गोमूत्री का गणित कहते हैं। और ये नामकरण जो हुआ है उसका कारण है कि बैल, जब बैलगाड़ी में जुता हुआ है और चलते समय बैल लघुशंक करते हैं तो ऐसी एक जिगजैग वो लाइन सी बनती चली जाती हैं गोमूत्र से। तो ऐसे जिगजैग जब गणित किया जाता है तो उसको गोमूत्रिका गणित कहते हैं। और अर्ध गोमूत्र शब्द आया तो ये इस तरीके का, इसको अगर हम घुमा को एक को रोक दें तो ये भी शेप, इस प्रकार की जो सीढ़ी है त्रिकोणाकृति सीढ़ी, संभवतः अर्ध गोमूत्र इसी को कहते होंगे। तो सोपान से संबंधित चर्चा जो कि विश्वकर्मा वास्तुशास्त्र में थी उसकी हमने यहाँ आज चर्चा पूर्ण की है। और किस प्रकार से उनकी कल्पनाएं रही होंगी, उनकी डिजाइन्स रही होंगी, उसकी चर्चा की। और साथ ही साथ कुछ चीज़ें कोरिलेट करने के लिए हमने मय मतम से भी ली हैं। और ये जो चर्चा मय मतम वाली है, ये 21वां अध्याय है मय मतम का, त्रिभूमि विधान। 3 मंजिल के घर की बात, 3 मंजिला मंदिर की बात जब वो करते हैं, प्रासाद की बात करते हैं, वहाँ पर यह आपको चर्चा मिलेगी। तो सोपानों की चर्चा के साथ अपनी वार्ता आज की करते हैं संपन्न। अगले विषय के साथ फिर कभी।